ऑन हो गया है? फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये लोड होता है ना यूट्यूब, और लोग जो छूट जाएगा तो रुका लास्ट। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और नेशनल इनकम। पब्लिक फाइनेंस हम स्टार्ट किए। पब्लिक फाइनेंस क्या है? सरकार का आय और व्यय का लेखा जोखा। कितनी सरकार की आय है, ठीक है, और सरकार कहाँ कहाँ पे व्यय कर सकती है, ठीक है। ये किसके थ्रू करती है सरकार? बजट के थ्रू। किसके थ्रू? बजट के थ्रू, ठीक है। अब आय और व्यय दो हम लोगों के पास दो चीजें हैं, एक आय है, दूसरा व्यय। आय जो रेवेन्यू है, ठीक है, इसको आय बोलते हैं। इसको हम दो भागों में क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कितना है? टैक्स इनकम, दूसरा नॉन टैक्स इनकम। जो टैक्स इनकम है वो क्या, उसको भी हम लोग टैक्स को दो भागों में बांट सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने पूछा था कि कर क्या है, टैक्स क्या है। तो कर एक अनिवार्य भुगतान है जो बिना किसी लाभ के गवर्नमेंट को या सरकार को देना होता है। अब इसमें एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? क्या? ये सब लोग नहीं, एक लोग बोलो। चीज किसी पे लगाया जाए वही उसका भुगतान करे, ठीक है, तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, अगर जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं वो एक चीज पढ़ेंगे, इसमें टैक्स इंसिडेंस और टैक्स इम्पैक्ट, कराघात और कराबाद, ठीक है। टैक्स इंसिडेंस एंड टैक्स इम्पैक्ट दोनों अगर सेम पॉइंट पे हैं तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। और टैक्स इंसिडेंस और टैक्स इम्पैक्ट अलग अलग बिंदु, ठीक है। लगाया किसी पे जा रहा भुगतान, कोई दूसरा करे, तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी, जैसे जीएसटी लगाया किस पे जाता है? वस्तु पे, ठीक है। जो कंपनी होगी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर टैक्स कलेक्शन, ठीक है। बट एक्चुअल पेमेंट कौन कर रहा है? उपभोक्ता, हम और आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग उसका भुगतान कर रहे हैं। कोई भी सामान आप लीजिए मार्केट से, कोई सामान ऐसा नहीं है जिसपे जो टैक्स फ्री हो, ठीक है। अब बेसिक खाने वाली चीज़ों छोड़ दो जो खुली चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन जितनी पैकेट वस्तुएं हैं, ठीक है, या नॉन पैकिंग में जितनी भी, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, ठीक है, और मोबाइल हो, साइकिल हो, ठीक है, ये स्टैंड हो गया, सब जगह क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। और टैक्स लगने से वस्तु की कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो सरकार टैक्स की बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करती। प्राइस दो कारणों से बढ़ती है। तो वाइट लगता है, उसमें कई टैक्स, ठीक है। हाँ, आ जाइए। जब जीएसटी नहीं था तो पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी। जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा पहले वहीं पे टैक्स लगता था। फिर वहाँ से जब सामान निकलता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट निकलता था तो दूसरा टैक्स लगता था। वहाँ से जब स्टेट से दूसरे स्टेट आ गया, उसके बाद थोक विक्रेता से या उसके पास आया, जो रिटेलर होते हैं, ठीक है, उनके पास आएगा तो अलग टैक्स हो जाता था, तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। इसीलिए वैट आया था, ठीक है। लेकिन वैट को भी खत्म किया गया, फिर आया क्या? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता क्या है? अब एक ही टैक्स लगेगा जहाँ पे प्रोडक्शन होगा
वहीं पे उसको इम्पोज कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन होगा वहीं पे उसको लगा दिया जाएगा। अब वो अलग अलग चरणों से नहीं लगेगा। ठीक है, पहले जहाँ पे बेड बन रहा है, मान लीजिए छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे गया, उस पर आटा वाटा है ना, जो बेड मैदा से बनता है ना बेड, तो वहाँ पे टैक्स लगा। उसके बाद वहाँ से होके वो थोक विक्रेता के पास गया, थोक वाले के पास वो भी अपना टैक्स लगा दिया। फिर उसके बाद वो फिर आके जो रिटेलर होते हैं, फुटकर विक्रेता होते हैं, उनके पास आया, वो लोगों ने टैक्स लगाया, रेट बढ़ा के, कुछ प्रॉफिट तो लेगा ही। तो ठीक है, तो अब ये सारी प्रक्रिया में क्या होता था, प्राइस थोड़ा थोड़ा भी बढ़ेगा, एक एक रुपया भी, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता। एक्चुअल में कुछ होता था, लेकिन लग के कितना हो जाता, बहुत बड़ा होता था। तो उससे अल्टीमेट नुकसान किसको था, जनता को, कस्टमर को नुकसान था। ठीक है, तो ये हुआ कि ये सब चीज़ को हटा दिया जाए और एक ही टैक्स लगाया जाए। ठीक है, वो सबके लिए सुगम भी हो। तो कौन सा टैक्स है, बुक्स है GST जिसका नाम है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ ब्रीफ में बताएं। और तब ये टैक्स की प्रणाली है, ये सब। फिर ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, हर देश में होता है। तो वैट आया, फिर GST आया, तो अब इसी प्रकार डायरेक्ट टैक्स भी है। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या है, आय का हो गया, निगम कॉर्पोरेशन, और क्या आएगा, एग्रीकल्चर टैक्स उसको लगाया नहीं जाता, इंडिया में लगाया नहीं गया अभी तक। इसकी संस्कृति भी की गई थी। ठीक है, 1972 में समिति उसने इसकी संस्कृति की, बट इसको अभी तक लगाया नहीं गया, क्योंकि ये जटिल है। इससे जुड़ा है, राजनीति से जुड़ा है। ज़्यादातर वोट देने वाले कौन हैं, किसान, और उनको लगता है तो कोई भी सरकार रिस्क नहीं लेती। ठीक है, पॉपुलेशन जिसकी ज़्यादा है, जिसका वोट बैंक ज़्यादा है, वहाँ पे टैक्स कोई सरकार नहीं लगाती, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। यहीं पे नहीं, अन्य देशों में सिंचाई पे हो सकता है, लेकिन जो उसकी प्रोडक्टिविटी पे, इनकम पे टैक्स नहीं है। प्लाटिंग अलग चीज होता है। प्लाट देखो, आप जमीन खरीद रहे हैं वो अलग चीज हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा उसमें। ठीक है, रियल इस्टेट अलग चीज हो गई, एग्रीकल्चर अलग हो गया, सर्विस सेक्टर अलग है, इंडस्ट्रियल सेक्टर अलग है, सब में अंतर करना चाहिए। ठीक है, आप लोग कहाँ तक लिखे थे, इसमें लिखाने की जरूरत तो है नहीं। गैर विकासात्मक व्यय तक लिखा, लिखा एक तो इसमें आप लोग ये गैर कर स्रोत लिखते, नॉन टैक्स रिसोर्सेज लिख चुके हैं। क्या लिखा था, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक क्षेत्रों के निवेश से प्राप्त ऋण, राज्य द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर व्यय। अच्छा ठीक है, तो सार्वजनिक व्यय लिख चुके हैं। विकासात्मक और गैर विकासात्मक, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर यू हैव रिटन और नॉट, लिख लिया है। ठीक है, हम लोग थोड़ा डिटेल में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिख लेते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो इसको भी हम लोग
दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर है इसको दो भागों में। डेवलपमेंट कौन कौन से? विकासात्मक, गैर विकासात्मक। विकासात्मक और गैर विकासात्मक। ठीक है, वो तो उससे डेवलपमेंट। अब इसको हम और भी दो भागों में क्लासिफाई करेंगे। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल। इसके नाम से ही अलग है बिल्कुल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या मतलब है? एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? एक मिनट। एक्सपेंडिचर का मतलब तुम लोग विकास तुम पीछे क्यों बैठते? तुम आगे जगह नहीं। चलो ठीक है, प्रयास किया करो आगे बैठने। सर वो कौन सा? ये रेवेन्यू वो वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल, ठीक है। तो दोनों में देख के क्या लग रहा है? क्या लग रहा है रेवेन्यू और कैपिटल? सर रेवेन्यू सरकार को सैलरी देनी है, जिसपे सरकार को मतलब कोई बेनिफिट नहीं हो कैपिटल का। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं सरकार को लगाने के बाद मतलब कोई दीर्घकालिक पूंजी मिले। और कोई बताएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब? सरकार कहीं खर्चा कर रही ना। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब? सरकार कहीं पे खर्चा कर रही है। इसमें कुछ नया प्रोडक्शन नहीं होगा रेवेन्यू में। जैसे सैलरी है रेवेन्यू में आ गई। ठीक है, सैलरी हो गया, मनरेगा में पैसा जो जा रहा है, ठीक है, पीडीएस में जो मिल रहा है, ठीक, इस पे कुछ नया प्रोड्यूस नहीं होता गवर्नमेंट। ठीक, नई परिसंपत्तियाँ इसमें नहीं क्रिएट होती, ना तो कोई नई फैक्ट्री बनती है, ठीक है, ना तो नए सड़क बनते, ना नए डैम बनते हैं। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं होता है। जो पहले से जहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको प्रतिपूर्ति की जाती है, उसको कंपनसेट किया जाता है। कुछ नया आउटपुट नहीं होता है कि नया कुछ बन रहा हो, नया प्लेन बन रहा हो, नया एयरपोर्ट बन रहा हो, हाईवे बन रहा हो, एक्सप्रेसवे बन रहा हो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि नई इंडस्ट्री लग रही हो, कि नया इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लग रहा हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। कैपिटल का मतलब ये पूंजीगत पे है, जहाँ पे नई परिसंपत्तियों का सृजन होता है। ठीक है, यहाँ पे पैसा लगेगा तो इससे सरकार को, देश को फायदा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, यहाँ पे नए डैम बनेंगे, नई सड़कें बनेंगी, हाईवे बनेंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी, ठीक है, नए उसको क्या, जो पूंजीगत संसाधन नए क्रिएट होंगे, जिससे क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्रोडक्शन यहाँ पे क्या होगा? बढ़ेगा। जो सरकार पैसा लोन में देती है या ब्याज पे देती है, उसमें कभी भी इसकी लेन देन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसको नहीं समझ में आ रहा? कठिन है कि आसान है? आसान है। और किसको किसको आसान लग रहा है? सभी को, सबको आसान लग रहा है। और तो खाली इतने ही। कुछ लोग तो कहते हैं हम इकोनॉमी सर पढ़े ही नहीं कभी। फिर भी समझ में आ रहा है। अच्छा, जहाँ ना समझ में आया करे, ठीक है, आप यहीं क्लियर कर लो, ठीक है, यहाँ क्लियर कर लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लास के बाहर भीड़ लगाते हो, उससे अच्छा है कि यहीं क्लियर कर लो। एजुकेशन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ का है टॉपिक, जो आलतू फालतू टॉपिक भी तुम लोग पूछते हो उनको बाहर पूछिए। यहाँ वाला जो टॉपिक है उसको यहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे। इसमें देखो योजनागत व्यय जो है, रेवेन्यू व्यय है, तो इसको भी दो भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी दो भागों में।
कौन कौन से हैं? हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब पूंजीगत व्यय को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? पूंजीगत, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। तो इसमें क्या क्या? नॉन एक्सपेंडिचर, और ये क्या हो जाएगा? नॉन। इसमें भी दो भागों में कर लें, प्लान्ड और, देखो वहाँ नहीं रहा है अपना, तुम लोग लिख दीजिएगा। योजनागत है, नॉन योजनागत, गैर योजनागत। यहाँ पे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को दो भागों में डिवाइड करें। कौन सा? योजनागत है और गैर योजनागत है। ये किताबों में मिलेगा नहीं, ठीक है? जो फुल है इसको यहीं लिख लो। लिख लिया? क्या लिखा? एक्सपेंडिचर तो लिखा है। एक्सपेंडिचर के आगे भी एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सब रेवेन्यू के दोनों लिखे हैं और कैपिटल के भी दोनों लिखे हैं। प्लान एंड, इसका क्या लिखा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान। प्लान है उसका भी लिख लिया। वही तो आपने भी तो लिखा है। ठीक है, सबने लिख लिया? सबने? किसको नहीं दिख रहा पीछे? हम बोल दे रहे हैं, तुम लोग नहीं दिख रहा होगा ना, दूर बैठे हो, बोल दे रहे हैं। इसमें लिखिए राजस्व व्यय। अब पहले हम इसको लिख रहे हैं, इसको थोड़ा साफ कर दें, तुम लोग कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, ये हम लोग लिख रहे हैं राजस्व व्यय। लिखिए इसको, राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय, लिखिए इस व्यय में सरकार की कोई नई परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है। इस व्यय में सरकार की कोई नई परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है। परिसंपत्तियों, हाँ, नई प्रॉपर्टीज, नई परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता है। इस व्यय से सरकार की नई परिसंपत्तियों में कोई व्यय नहीं होता है, और ना ही इस व्यय से पुरानी देनदारियों में कोई कमी आती है, और ना ही इस व्यय से पुरानी देनदारियों में कोई कमी आती है। इस व्यय से पुरानी देनदारियों में कोई कमी नहीं आती, कमी नहीं आती है। ठीक है, अब इसमें लिखो योजनागत है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर, योजनागत है, योजनागत है। इसमें क्या होता है? इसमें राज्यों को अनुदान दिया जाता है, ग्रांट दिया जाता है। योजनागत व्यय में, जो प्लान्ड व्यय में क्या दिया जाता है? राज्यों को अनुदान, ग्रांट।
ठीक है। राज्यों को अनुदान किस लिए दिया जाता है? योजनाएं जो सरकार चालू की है उसको कंटिन्यू सस्टेन करने के लिए, ठीक है। अब इसकी सिफारिश भी होती है, ठीक है। कुछ पैसा तो फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का नाम सुना है, उसकी सिफारिश पे दिया जाता है, और कुछ नीति आयोग देता है। पहले प्लानिंग कमीशन था, अब प्लानिंग कमीशन का झाका कौन ले लिया? नीति आयोग, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया हैं, ठीक है, इन क्राइटेरिया पे इसको दिया जाता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी वहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है प्लानिंग कमीशन, उसका फाइनेंस कमीशन का हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये इतना लिख लेते हैं कि इससे राज्यों को क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है। किसके थ्रू? वित्त आयोग और नीति आयोग में। और जो गैर योजनागत व्यय है उसमें लिखिए गैर योजनागत व्यय में लिखिए, ठीक है। गैर योजनागत व्यय में लिखिए। इसमें ये पैसा कहाँ जाएगा? रक्षा क्षेत्र में। किसमें जाएगा? रक्षा क्षेत्र में सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, सब्सिडी में जाएगा। प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जाएगा पैसा, और रख रखाव स्वास्थ्य में भी जाएगा, ठीक। ये तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं किस किस पे? डिफेंस सेक्टर में, सब्सिडी में, और एडमिनिस्ट्रेशन में, और मेंटेनेंस में। हाँ, जैसे कि हम लोग का इसमें बजट है, उसमें कौन सा बैंकिंग क्षेत्र है जिसमें बढ़ोतरी अगर की जाए तो मतलब कि हम लोग बेहतर परिणाम पार्टी के क्षेत्र में परिणाम, जैसे कि सर रक्षा क्षेत्र में सर भारत मतलब तीसरे चौथे नंबर पर, जबकि अमेरिका चाइना के मुकाबले उसका बजट बहुत ही ज़्यादा कम है, 700 कम 45, फिर भी सर तीसरे नंबर पर जैसे शिक्षा के तो क्या है? पहले नंबर पे ले आओगे? नहीं सर, हाँ, पहले नंबर पे ले आओ। पहले में नहीं लाना है, अभी थोड़ी लाना है। देखो, तुमको मैंने पहले ही क्लास में बताया था बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पढ़ाया था ना। 3 बेसिक प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए, और कैसे किया जाए। क्या उत्पादन किया भाई? तुमको रक्षा क्षेत्र में बढ़ाना है तो उसी में पैसा दे दो, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बैठा दो, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, देश बढ़ेगा। हमको उसमें तालमेल बैठाना है, ठीक है। एग्रीकल्चर को भी ध्यान देना, उतना ही ध्यान हमको डिफेंस में भी देना है, उतना ही ध्यान हमको इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी देना है, उतना ही ध्यान हमको माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज पे देना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के जो उद्योग जो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड कराते हैं। ये हर देश की अपनी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, आप उससे कैसे निकलते हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। और उस पर डिसीजन सरकार लेती है, और हर सरकार मैक्सिमम करने का प्रयास करती है जो उसके सोशल वेलफेयर के लिए ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। हमारे पास जितनी इनकम है उतना खर्चा करेंगे, अपनी लिमिट से ज़्यादा तो नहीं खर्चा कर सकते हैं। लिमिट से ज़्यादा अगर खर्चा भी कर रहे हैं तो एक सीमा तक उसका दायरा फिक्स है कि ज़्यादा खर्चा करोगे हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। हाँ, कहा जाता है बजट के लिए जो आता है 4 आना बहुत पता है, क्या सच है? अब इसके लिए तुम रिसर्च करो। ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं वो सत्य असत्य वाले, इसके लिए रिसर्च करो, ठीक। ये प्रॉब्लम ऐसे किताबों में मिलेगी, हाँ।
नेता बोलेंगे भी, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में जाके आप रिसर्च करो, PhD करोगे तो यही टॉपिक ले लेना, ठीक है। एक्सपेंडिचर का जो है कितना यूटिलाइजेशन है, कितने %, तभी रियल पिक्चर तो तभी तुमको पता चलेगी, ठीक है। जो पढ़ाई करने के, काम करने के लिए बहुत है यहाँ पे, काम करोगे जिंदगी भर तो काम खत्म होने वाला नहीं, रातों दिन काम करो। पढ़ाई के क्षेत्र में इतना काम है, काम ही काम है, ठीक है। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, IAS बनना, IPS बनना, ऑफिशियल बनना, ये बहुत छोटी चीज़ है। पढ़ाई अथाह है, अनंत है, जितना रिसर्च करोगे। साइंस और टेक में कितना रिसर्च हो रहा है, मोबाइल है, ये आपका जो चैनल है, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं भी बैठ के देख सकते हो, नॉलेज गेन्स कर सकते हो। तो नॉलेज के लिए स्कोप भी बहुत है, सुविधा भी बहुत हो गई है, आपको इफर्ट लगाना पड़ेगा। एक ही चीज़ हमने बताया था, एक सिलेक्शन का 2 चीज़ें बताई थी। पहला क्या है, आप इन्वेस्टमेंट करना सीखो एजुकेशन, आप जितना रिटर्न आप इस पे इन्वेस्ट करेंगे, आपका प्रोबेबिलिटी है कि आपको रिटर्न अच्छा मिले, ठीक है। और दूसरा क्या है, हार्ड वर्किंग, मेहनत, इसी में सारी चीज़ें समान हैं, ठीक है। पैसा नहीं है तो एक बार काम चल जाएगा, लेकिन हार्ड वर्क नहीं कर सकते हो तो आप उम्मीद न करो, ठीक है। पैसा नहीं तो भाई ये सारे सब चल रहे हैं, आप लोग भाई ये इस चीज़ का तो आप लोगों को एहसान मानना ही चाहिए कि हमारे जो भावी मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, ये सब प्रोग्राम चलाए हैं, तो आप इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। भले ही जो इसमें पढ़ने वाले हैं वही कर पा रहे हैं, जो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं वो नहीं इसको यूज कर पा रहे हैं, लेकिन जो करना चाहेगा, जो ईमानदारी से करेगा, वहाँ इसका भी निकलेगा, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट है। तो आपके पास रिसोर्स कम है तो काम चल जाएगा, लेकिन मेहनत नहीं कर रहा है तो फिर सर पटक दोगे तो नहीं निकलने वाला है। तो 2 ही काम है, एक तो रिटर्न करो, एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट करो पढ़ाई पे, और दूसरा क्या है, हार्ड वर्क। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन एक पेपर है इकोनॉमिक्स में, हाई लेवल की जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है, उसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में रिटर्न लेना चाहते हैं, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यू शुड हैव टू इन्वेस्ट अ लार्जर पोर्शन ऑफ आवर इनकम, आवर इफोर्ट। हमको मैक्सिमम प्रयास करना चाहिए, मैक्सिमम इफोर्ट लगाना चाहिए, थ्रू किसके, इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्ट का मतलब बहुत होता है यार, कितने बार पढ़ाई के क्षेत्र में लगा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट, आप एजुकेशन पे कर रहे हैं, उद्योग धंधे में लगा रहे हैं तो दूसरा इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल मार्केट में या शेयर मार्केट में लगा रहे हैं तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। बताए हैं ना ये सब चीज़ें, हम बता सब देते हैं, ठीक है। और तो कितना गेन कर रहे हो तुम्हें ऊपर है। अब इसमें लिखो, ये लिख चुके हैं नान गैर योजनागत व्यय में, अब लिखो पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय क्या होता है, इसमें सरकारी, इस व्यय से पहले समझ लो, इस व्यय से क्या होगा, नई परिसंपत्तियां क्रिएट होंगी, ठीक है। नई फैक्ट्री बनेंगे, नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, नए डैम बनेंगे, उससे क्या होगा, देश का विकास होगा, ठीक है।
और उससे इनकम बढ़ेगी। क्या होगी? उससे इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा और साथ में इनकम बढ़ेगी। तो पहली इसकी विशेषता है कि इस वजह से सरकार की पूंजी परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। पहला क्या है? इस वजह से लिख लो चाहिए, इस वजह से सरकार की पूंजी परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। इस वजह से सरकार की पूंजी परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है तथा पुरानी देनदारियों में कमी आती है। बताओ कोई देनदारी क्या है? पूछ रहे हैं। क्या नाम है? कुलदीप पूछ रहे हैं पुरानी देनदारी क्या है? ये शांत रहिए, देखो लाइट नहीं है, थोड़ा पेशेंस बनाइए। आवाज ही अच्छी आ रही है सर, क्लास में पुरानी परिसंपत्ति है, देनदारियाँ क्या हैं? सर सरकार जैसे गवर्नमेंट सर ऋण लेती है तो उसको इंटरेस्ट जो देती है, जैसे वर्ल्ड बैंक से हुआ और सर IMF से हुआ, तो ये जो है ये इसमें इस बार बजट में सर 8 लाख करोड़ का लगभग जा गया है सर। तो ये हमारा जो मतलब एक तरफ से हमारे पूंजीगत व्यय सर वो 7 लाख करोड़ 2021-22 में, और हमारा जो हम लोग इंटरेस्ट देते हैं वो 8 लाख करोड़ है। तो इस कारण सरकार को कहा जा रहा है कि पूंजीगत जो व्यय है उसको बढ़ाना चाहिए, प्लस अपने जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करना चाहिए। जैसे टैक्स देती है सरकार वर्ल्ड बैंक को ऋण लेकर, तो ये वो उससे जो इंटरेस्ट देती है सारी जो इंटरेस्ट देती है ये है देनदारी। समझ में आया? नहीं आया? और किसको आया समझ में? हाँ, ये बहुत सही, बहुत सटीक बताया है हर्षित। क्या बताया है? देनदारियां क्या हैं? सरकार के पास क्या होता है? पढ़ लिखाने में होता है आय और व्यय। आप लोगों की जो इनकम है उसी में आप खर्चा करेंगे। हमारी जो इनकम है हम उसी में मैक्सिमम खर्चा कर सकते हैं। या तो पूरा खर्चा कर दें या थोड़ा बहुत बचा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। ठीक है, अपनी इनकम से ज़्यादा हम लोग खर्चा नहीं कर सकते, और खर्चा करेंगे तो क्या करना होगा? लोन लेना पड़ेगा। मान लीजिए हमको एक ज़मीन लेनी है 1000 स्क्वायर फीट, हमारे पास पैसा नहीं, तो हम क्या करेंगे? लोन लेंगे 50 लाख का। लेंगे कि नहीं लेंगे? लोन लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? हमारे पास इनकम नहीं है। अगर इनकम हमारे पास होती तो हम लोन क्यों लेते? सेम चीज किसके साथ है? सरकार के साथ। सरकार के पास काम ज़्यादा है। क्या है? काम बहुत ज़्यादा है। तुम लोग को भले सरकार को कुछ कहते हो, ठीक है, लेकिन सरकार जो एक्चुअल में आप देखोगे बहुत सारे काम हैं। ठीक है, वो काम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है। आप जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनका नाम जोड़ लीजिएगा। हैं, तुम लोग गाँव में रहते हो, हज़ारों प्रकार की योजनाएं हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हज़ारों प्रकार के प्लान चल रहे हैं, सर्विस सेक्टर में है, इंटरनेशनल ट्रेड में अलग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो हर चारों तरफ फाइनेंशियल मार्केट अलग है, कैपिटल मार्केट अलग है, सर्विस सेक्टर अलग है। तो कहाँ नहीं है सरकार? ठीक है, अब सरकार का उद्देश्य क्या होता है? सरकार का उद्देश्य प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना नहीं है, सोशल वेलफेयर करना है। सरकार का उद्देश्य क्या है? कि सामाजिक कल्याण मैक्सिमम। कोई भी सरकार, बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, तो सब गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है? कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक लाभ जनता को पहुंचाया जाए। और सामाजिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार के पास स्रोत क्या है?
टैक्स। सरकार के आय का स्रोत क्या है? टैक्स और नॉन टैक्स, दो ही प्रकार के। और सरकार को अगर अस्पताल खोलना है, स्कूल खोलना है, इंडस्ट्री को कोई नई इंडस्ट्री खोलनी है, ठीक है, कोई नया डैम बनवाना है, तो सरकार क्या करेगी? भाई सर, पैसा जो आया है इनकम से सरकार के पास भी तो सीमित है। लेकिन वो सरकार, ये अगर सड़क हाईवे बन जाएगा तो लोगों को इससे क्या होगा? सहूलियत होगी, आराम हो जाएगा। जो लोग 5 घंटे में अगर जा रहे हैं सिंगल रोड से, अगर डबल लेन हो जाएगी तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। चाह रही कि नहीं सरकार के लोगों तक सब औद्योगिक विकास, हाँ, कोई इंडस्ट्री खोल देगी तो उससे क्या लोगों को 1000-10,000 लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रोडक्शन और होगा। इसी प्रकार से कोई स्कूल खोल देगी तो कितने बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगा। अस्पताल खोलेगी, कितने जो इलाज नहीं करा सकते हैं वो अपना इलाज करा सकते हैं, कम रेट पे इलाज हो जाएगा उनका। तो उद्देश्य क्या है? मैक्सिमम वेलफेयर करना। तो मैं जब समाज कल्याण की बात आएगी तो सरकार जो है लोन भी लेती है। लोन इसके लिए नहीं लेती कि हमको इसमें पैसा देना है, हमको जो ये फ्री में अनाज दे रहा है उसके लिए सरकार लोन नहीं लेती। सरकार मनरेगा के लिए लोन नहीं लेती। सरकार जो वेलफेयर स्कीम चल रही है या अभ्युदय के लिए लोन नहीं लेगी, ठीक है। सरकार पैसा वहाँ पे लोन लेगी कि जहाँ पे इसको हम लगाएं और इससे हमको अर्निंग हो, इससे हमको क्या हो? अर्निंग होगी। भाई बाकी का पैसा तो वो टैक्स से ही ये सब कर लेगी ना। भाई अगर जो योजना के तहत है वो पेंशन देना है किसी को, योजना के तहत सैलरी देना है तो योजना के तहत, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के थ्रू होगा। हाँ, जो उसके पास टैक्स कलेक्शन है, टैक्स से जो इनकम मिल रही है। लेकिन सरकार नया डैम बनवाना चाहती है, नए टैंक बनवाना चाह रही है, डिफेंस सेक्टर में कुछ नया इनोवेशन करना चाह रही है, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? लोन लेगी। और लोन पहले तो घरेलू मार्केट से लेगी, डोमेस्टिक मार्केट से लेगी। अगर डोमेस्टिक से भी नहीं उसको कंप्लीट हो रहा है तो तब हो जाती है, हाँ, बाईलैटरल। दो देशों से हो सकता है, भारत जापान से लोन ले ले। बाईलैटरल कई देशों से ले सकता है। जो बैंक हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF, उनसे लोन ले सकती है। उनका नेचर अलग अलग होगा, किस पर्पज से ले रहा वो अलग अलग होगा। बात समझ में आ रही? तो जो भी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, ठीक, इसके लिए अगर सरकार लोन लेगी तो इससे नई परिसंपत्तियाँ क्रिएट होंगी, ठीक है। नए हाईवेज बनेंगे, नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, ठीक, नए एयरपोर्ट बनेंगे, सब कुछ नई फैक्ट्रियाँ बनेंगी, सब कुछ नए अस्पताल, नए ये सब कुछ बनेगा। और इसमें फिर जब ये सब बनेगा तो इससे अर्निंग भी तो होगी, प्रोडक्शन होगा, और इससे क्या होगा? अर्निंग होगी। ये यहाँ थोड़ा कि 2-4 लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे इन्वेस्ट होगा तो पहले तो नई परिसंपत्तियाँ क्या होंगी? सृजित होगी, पूंजी परिसंपत्तियों में वृद्धि होगी। पहला ये लिखाया है। दूसरा लिखाया है कि जो देनदारियाँ हैं, जो लोन का हमारा अमाउंट बहुत ब्याज का, भाई आपको पैसा कोई फ्री में थोड़ा देगा, कोई फ्री में देगा? आपका पड़ोसी नहीं देगा फ्री में। तो दूसरा देश और वर्ल्ड बैंक तो आप भूल ही जाइए। आपको पैसा टर्म्स और कंडीशंस पे मिलता है कि नहीं मिलता है? आपको फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, आप उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा। तब आपको पैसा लाएंगे, लगाएंगे तो इनकम होगी, तो आप जो लोन था, ब्याज था, उसको भी पेमेंट करेंगे, मूलधन होगा उसको भी आप पेमेंट कर पाएंगे। तो जो देनदारियां हैं आपकी, जो लोन अमाउंट है, उसमें क्या आएगी? तो यही है कि देनदारियों में कमी आएगी। अब इसमें लिखो 2 पॉइंट।
इसमें भी इसको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, एक योजनागत व्यय और दूसरा गैर योजनागत। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। इकोनॉमिक समझते थे बहुत इजी लग रही है जब आप पढ़ते हैं। कहते हैं इकोनॉमिक इसमें जो सरकार देश की मदद करती है तो उसमें तो मतलब टैक्स नहीं देती, जैसे भारत द्वारा पाकिस्तान को भेजा गया मदद के तौर पर। मदद के वो तो ग्रांट हो सर वो बजट ग्रांट डिनाइड हो गया। जब मदद के लिए आप भेजोगे तो उससे आए नहीं, लेकिन अगर कोई फैक्ट्री लगाने के लिए यहाँ बुलेट ट्रेन चलाने के लिए ले रहे हो तो जापान फ्री थोड़ा देगा आपको लोन। बुलेट ट्रेन चलाना है भारत में और भारत सरकार के पास पैसा नहीं है तो जो लोन वहाँ से मिलेगा वो फ्री मिलेगा। हाँ? फ्री तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ भावनाओं पे अंतर्राष्ट्रीय संधियां नहीं होती। ठीक, भावनाओं में कहीं भूकंप आया, बाढ़ आया है, आप वहाँ पैसा दे दीजिएगा। 2, 4, 10 करोड़, 20 करोड़, 1000 करोड़ देश के लिए कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, जहाँ अरबों और खरबों सौदा होता है वहाँ सब मायने रखता है। और कौन मदद करेगा भाई? उनको फायदा होगा तब मदद करेगा ना। आप अपने पड़ोसी क्यों मदद सर यहाँ जियो पॉलिटिक्स काम कर, एक तो मानवता के नाम पे कर देंगे और दूसरा चाहेंगे कि आप कभी फ्यूचर में हमको दिक्कत हो तो ये हमारी मदद करें। जियो पॉलिटिक्स भी होती है सर। हाँ, पॉलिटिक्स में भाई ये तो कूटनीति होती है। ये सर जब इंटरनेशनल वो पढ़ोगे रिलेशन तो उसमें आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। अभी IR एक आप लोगों का पेपर है इंटरनेशनल रिलेशन, आप उसमें सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे लिखो, नहीं पूरा नहीं होगा फिर बाद में तुम लोग भागने लगे। योजना कैसे? पूंजीगत व्यय का अधिकतर हिस्सा पूंजीगत व्यय का अधिकतर हिस्सा योजनागत व्यय में जाता है। पूंजीगत व्यय का अधिकतर हिस्सा योजनागत व्यय में जाता है। पूंजीगत व्यय का अधिकतर हिस्सा योजनागत व्यय में जाता है। इसमें ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि शामिल है। इसमें ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, आधारभूत संरचना आदि शामिल है। तब जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है आता है। इसमें ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि शामिल है। फिर गैर योजनागत व्यय में गैर योजनागत व्यय में क्या हो सकता है? भूकंप वगैरह डिजास्टर हो जाते हैं, नेचुरल डिजास्टर वगैरह सूखा हो जाता है, इसमें जो व्यय होता है वो इसी में आता है। उसके लिए तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ाए थे उसी में नॉन प्लान इसमें क्या है? ये हमेशा प्रोडक्टिव वाला रहेगा ना। इसमें जो ऋण आप लिए हैं, इंटरनेशनल मार्केट से, उसकी अदायगी तो करेंगे, पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे उसमें? हाँ, तो ऋणों की वापसी आ जाएगा गैर योजना करते हैं। ऋणों की वापसी, राज्यों को ऋण भी दे सकते हैं। राज्यों को ऋणों की वापसी, राज्यों के ऋण, राज्यों को ऋण भारत सरकार ऋण देती है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट। और क्या हो सकता है? ब्याज की वापसी,
तो ये बेसिक चीज़ें हमने आपको बता दी। तो अब एक्सपेंडिचर हो गया। अब हम लोग टैक्स के बारे में बात करें, ठीक है। अब टैक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाए। वहाँ तो हल्के में पढ़ लिया। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में विभेद की हेडिंग आप लोग डालेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में विभेद। तो ये लिखा तो दिए हैं आमतौर पर थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। आमतौर पर व्यक्ति या समूहों के ऊपर आरोपित कर आमतौर पर व्यक्ति या समूहों पर आरोपित कर आमतौर पर व्यक्ति या समूहों पर आरोपित कर प्रत्यक्ष कर होते हैं। व्यक्ति या समूहों पर आरोपित कर प्रत्यक्ष कर, ठीक है। ये आमतौर पर धारणा क्या है, जो इकोनॉमिक्स नहीं जानता उसका कहा जाएगा। जिस व्यक्ति पे लगाया जा रहा है, जैसे इनकम टैक्स है, तो वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स। जो वस्तुओं पे लगाया जा रहा है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स। ये आमतौर पे धारणा है, ठीक है, सही धारणा नहीं है, आमतौर की बात हम बता रहे हैं। तो होते हैं जबकि वस्तुओं पर आरोपित कर अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जबकि वस्तुओं पर आरोपित कर अप्रत्यक्ष कर होते हैं। करों में यह अंतर करने का तरीका सरल तो है। करों में यह अंतर करने का तरीका सरल तो है लेकिन वैज्ञानिक नहीं। करों में यह अंतर करने का तरीका सरल तो है किंतु वैज्ञानिक नहीं। एक कर प्रत्यक्ष है अथवा अप्रत्यक्ष, एक कर प्रत्यक्ष है अथवा अप्रत्यक्ष, एक कर प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष। इसकी समुचित जानकारी के लिए करों के स्थानांतरण की अवधारणा को समझना आवश्यक है, स्थानांतरण की अवधारणा को समझना आवश्यक है। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स की अवधारणा को समझना क्या है, आवश्यक है। कोई कर जो एक व्यक्ति समूह या वस्तु पर आरोपित होता है। कोई कर जो एक व्यक्ति समूह या वस्तु पर आरोपित होता है किंतु उसका भार दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित किया जाता है या किया जा सकता है। कोई कर जो एक व्यक्ति समूह या वस्तु पर आरोपित होता है किंतु उसका भार दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित किया जाता है या किया जा सकता है। दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
तब ऐसा कर अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तब ऐसा कर अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तब ऐसा कर अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनको जिस बिंदु पर आरोपित किया जाता है। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनको जिस बिंदु पर आरोपित किया जाता है उसी बिंदु पर उसका भार भी पड़ता है। उसी बिंदु पर उसका भार भी पड़ता है। प्रत्यक्ष कर जिस बिंदु पर आरोपित किया जाता है उसी बिंदु पर उसका भार भी पड़ता है। प्रत्यक्ष करों का स्थानांतरण संभव नहीं है। प्रत्यक्ष करों का स्थानांतरण संभव नहीं है। एक तो धूप लाइट नहीं, ऊपर से धूप आ रही है। क्या एक करेला ऊपर से नहीं कर धूप आ रही ना पीछे। उधर दूसरी से उधर आ जाइए, इधर देखो एक खाइए। चलो अच्छा ठीक है, तो जब उसको दिक्कत है तो ऑर्डर लिखिए। हो जाएगा लिखिए कहाँ तक हो गया। स्थानांतरण संभव नहीं। करों के स्थानांतरण की अवधारणा को समझने के लिए करों के ये इसको छोड़ो, इतना ये बीए वो जो माई इकोनॉमिक्स वालों के लिए है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। अब आ सकता है, मान लो पूछ सकता है, तो बहुत रेयर केस होता है, ठीक है। जो सब मेंस में ऑप्शन इग्नोर मिलेगा उसके लिए काफी। तो अब टैक्स इंसिडेंस, टैक्स इम्पैक्ट, ये मेन चीजें लिखा दी है, ठीक है। अगर जो टैक्स का जिस पे भार पड़े, ठीक है, वही उसका भुगतान करे, वो उसको आगे बढ़ा ना पाए, शिफ्टिंग उसको ना कर पाए। यानी टैक्स इंसिडेंस और टैक्स इम्पैक्ट क्या है, एक ही बिंदु पर है, तो वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब लगाया किसी कंपनी पे जा रहा भुगतान, कोई दूसरा कर रहा, तो वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स। हाँ टोल टैक्स टोल टैक्स होता हाईवे पे लगता है। आप कितना चक्कर लगा लोग यार ऐसे रहता फैलाओगे कहाँ समझ में आएगा। कैसा होगा अप्रत्यक्ष कैसे होगा, डायरेक्टली लगाया जा रहा है उसी पे तो भुगतान करेगा। यस सर, वो जीपीएस तो वाहन पे कैसे, वाहन स्वामी पे लगाया जाता है, क्या बात है। जिस पे लगाया जाए, ठीक है, अगर उसको आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो वो डायरेक्ट है, अगर उसको दूसरे पे शिफ्ट कर दें तो वो क्या है, बैंक अकाउंट। बार बार यही कह रहे हैं, ठीक है। आवश्यक वस्तुओं क्या होगी पता है,
सर रोटी कपड़ा मकान। हाँ वही आवश्यक वस्तु है। आवश्यक वस्तुएं क्या है? रोटी कपड़ा हाँ, तो शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये भी आवश्यक वस्तु है। वो मेरिट गुड्स में आ जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य कैसा है? मेरिट गुड्स है। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य मेरिट गुड्स में इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। एक पब्लिक गुड्स होता है, एक मेरिट गुड्स होता है, एक प्राइवेट गुड्स होता है। ठीक है, तो जो पब्लिक गुड्स हैं प्योर गवर्नमेंट गुड्स हैं। जैसे सड़क, आप सड़क पे जाएंगे तो आपको कोई मना नहीं कर सकता है ये सड़क पे न चलो। कोई मतलब पार्क में टहलने जा रहे हैं तो आपको कोई मना नहीं करेगा कि आप पार्क में क्यों टहल रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्यों? पब्लिक गुड्स है। लाइट जल रही है उस पर, रोड पे, कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे लाइट जल रही तो यहाँ अपना खड़े हो, अंधेरे में खड़े हो, कहेगा पब्लिक गुड्स। ठीक है, किसी पे कोई वो हो गया, मान लो किसी की चोरी हो गई सामान, ठीक है, या लड़कियों को छेड़खानी हो जाती है, ठीक है, तो आप जाएंगे पुलिस कंप्लेन करेंगे तो पुलिस वाला ये नहीं कहेगा कि हम आपकी कंप्लेन नहीं लिखेंगे। आपको लॉ एंड ऑर्डर का क्या है? पब्लिक गुड्स है, आपको देना पड़ेगा उसका, भले उसका भुगतान वो ना करे, लेकिन आप उसको मना नहीं कर सकते उसकी सेवा लेने। मना कर सकते नहीं, मना कर सकते। प्राइवेट गुड्स क्या है? आप मना कर सकते, आप पैसा नहीं पेमेंट करोगे तो साइकिल लेने गए तो आपको वो साइकिल नहीं देगा जब तक उस आपको 10,000 रुपये या 5,000 जितने की भी साइकिल की प्राइस है नहीं दोगे तो आपको वो देगा? अभी नहीं देगा। जाइए आप बिस्कुट लेने, पार्ले जी 5 ही रुपये का, पैसा ना तो देगा? हाँ देगा? नहीं देगा ना। हम 5 रुपये का, 1 रुपये की बात कर रहे हैं, टाफी ही लेने जाओ, नहीं है रुपया, कह दो हमको ये टाफी दे दो, पैसा नहीं है, बाब उधार होगा तो दे देगा फ्री में, बाकी वो देने वाला। तो ये कैसी गुड्स हैं? प्राइवेट गुड्स। ठीक है, अगर आप उसका पेमेंट नहीं करोगे तो आपको उसकी सेवा लेने से मना कर देगा। एक मेरिट गुड्स है, मेरिट गुड्स मिश्रित वस्तु। अब हिंदी देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। मेरिट गुड्स है तो वो कैसी गुड्स है? वो सरकारी भी है और आप यहाँ आ जाओ पढ़ने CSM में, ठीक है, तो CSM में क्या है? फीस तो है, फीस तो है, फीस जो पड़ती है वो यूनिवर्सिटी की फीस है। हाँ? जो फीस पड़ती है तो आप लोगों की एग्जामिनेशन फीस है, पढ़ाई की कोई फीस नहीं है। पढ़ाई जो आप लोग पढ़ रहे हैं CSM में या आर कन्या में या GDC में, ठीक है, उसकी कोई फीस है? फीस, पढ़ाई की कोई फीस नहीं। गवर्नमेंट ने क्या किया है? फ्री किया है, लेकिन इसमें भी कुछ फीस ऐसी हैं जो आपको देना पड़ता है, जैसे एग्जामिनेशन शुल्क हो गया, ठीक है, और बेसिक जो खर्चे हैं थोड़ा बहुत 150 रुपये आपको वो पेमेंट कर रहे हैं, तो वो तो नगद है, ना के बराबर है। हाँ? तो हेल्थ और एजुकेशन कैसी गुड्स है? मेरी हाँ? एक लग्जरी गुड्स होती है, लग्जरी गुड्स क्या है? हाँ, लग्जरी गुड्स हैं, ठीक है, जो आप उसका कंजम्पशन को समय के लिए रोक सकते हैं, ठीक है, उसका कंजम्पशन कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम जो होती है, आय की लोच ग्रेटर देन 1 होती है इस केस में। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम क्या होती है? क्या होती है?
इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। खड़े हो पीछे। हाँ हाँ तुम्हें, हाँ 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 तुम्हें से कह रहे हैं, बोलिए ना, मत कीजिए। अरे बताइए ना क्या बोल रहे हैं, यहाँ नहीं सुनाई पड़ रहा, क्या कह रहे हैं, बोलिए। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, विलासिता वस्तुएं क्या होती है, लग्जरी गुड्स, बोलिए। ए शांत रहिए, देखो कुछ बोल रहे हैं यहाँ तक सुनाने में, बोलिए। सुनाई नहीं पड़ा बेटा, बोलो क्या कह रहे हैं। पता कैसे नहीं है, वे बात कर रहे थे बगल में। बताइए, बगल वाले आप बताओ, विलासिता वस्तुएं क्या होती है। हाँ, लग्जरी गुड्स क्या होती है। बोलिए, हम लोग पीछे बैठ के क्या कर रहे हैं। बताओ, खड़े हो, सफेद टी शर्ट, सफेद टी शर्ट, पढ़े नहीं तो सुनो तो, कहाँ सुन रहे, बताओ, खड़े होकर बताइए सुन रहे क्या हो रही थी वार्तालाप। कहाँ पढ़ते, कहाँ पढ़ते, कहाँ पढ़े, यहीं पढ़े कैसे में, कहाँ पढ़े थे तुम लोग, बाहुबली में। कहाँ पढ़े, खड़े होके बोलो ना, कॉलेज का नाम भूल गए, बघौली से। बाहुबली यहाँ सुनाई पड़ा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। कटप्पा ने मारा था बाहुबली। बाहुबली मूवी देखी तुम लोग, इसने देखी बाहुबली मूवी, सबने देखी, दोनों देखे, हर लोग देखे, दोनों पार्ट देखे। पता किसी को नहीं, पता वो तो बाद में पता चला, पहले कहाँ पता पहले पता चल जाता, दूसरी बनती नहीं। शॉर्ट वीडियो बन जाते, लेकिन उस समय हाईलाइट था, कटप्पा ने बाहुबली को और देखो इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो पढ़ा ही आप लोगों ने, बताया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोग बताया है ना, क्या होता है मांग की लोग, तुम्हें पूछ रहे, हाँ भाई तुम्हें पूछ रहे, हम पढ़ा रहे हैं तुम भूल जाती हो, हम पढ़ा भी रहे हैं। हाँ बोलिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कौन बताएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मुद्रा मांग की लोच, तुम तो बता ले, मांग की लोच बताइए।
ठीक, बोलो। यही है, यही बताए थे। मांग की लोग मांग के आधार पे ऊपर नीचे होते हैं। तो ये मांग की लोच हो गई, मांग की लोच हो गई है। ये नहीं है, देखो प्राइस के चेंज होने से मांग में जो परिवर्तन आता है उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है 5 प्रकार का होता है, ठीक है। एक यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड, इकाई लोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग। जो इकाई से कम होगा तो इन इलास्टिक डिमांड होगी, इकाई से अधिक है तो इलास्टिक डिमांड होगी। एक होगी कि पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक होगी पूर्णतया बेलोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार। प्राइस में चाहे थोड़ा भी या कितना भी चेंज कर लो और डिमांड में कोई चेंज नहीं है। आवश्यक वस्तुओं नहीं, वो एक्सेप्शनल केस हो ही नहीं सकता। कोई भी ऐसी सामान नहीं है जिसका प्राइस घटाओ बढ़ाओ तो इसकी मांग में अंतर ना है। लोचदार में आ जाता है, लोच में आ जाता है, लोचदार में आएगा, बेलोचदार में आ सकता है, यूनिट में आ सकता है, लेकिन परफेक्ट में नहीं आएगा। परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस में थोड़ा चेंज करो तो मांग में क्या अनंत गुना चेंज हो जाएगा? नहीं हो सकता। प्राइस में थोड़ा प्राइस घटा दो 10% का, मांग बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, संभव नहीं है। पूर्णतया बेलोचदार मांग। एक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पाताल एक कर देते हैं। हाँ, एक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? आय के चेंज होने से, ठीक है, मांग में जो चेंज आता है उसको क्या बोलेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आय किसी की 10% बढ़ जाए तो मांग क्या होगी? हो सकता है मांग 20% हो जाए, 15% हो जाए, ठीक है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ जो है डिमांड वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जो विलासिता वस्तुएं हैं उसमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है? ग्रेटर देन। आवश्यक वस्तुओं के केस में क्या होती है? लेस देन होती है। आप जितना कंजम्पशन कर रहे हैं उतना ही करेंगे। नमक जितना खा रहे हैं उतना ही खाएंगे, बढ़ा थोड़ा देंगे कि मतलब आपकी इनकम 10,000 से 20,000 हो गई तो 1 किलो से 2 किलो नमक खाने लगे। ऐसा संभव है? नहीं संभव है ना। तो इस केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? लेस देन। समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? एक लग्जरी गुड्स हो गए, नॉर्मल गुड्स, एक गिफ्टिंग गुड्स भी होती है, एक इंफीरियर गुड्स भी होती है। गिफ्टिंग गुड्स और इंफीरियर गुड्स में क्या अंतर है? ये पूछा जाता है मुझसे। सब्जेक्ट वाले जो जीएस वाला है पेपर, तो उसमें पूछा जाएगा कि इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1, यानी वो निगेटिव। ग्रिफिन गुड्स के केस में, अब ग्रिफिन गुड्स लोग जान लीजिएगा, ग्रिफिन गुड्स और इंफीरियर गुड्स में अंतर है।
तो ग्रिफिन गुड्स इंफीरियर सभी जो ग्रिफिन गुड्स होती हैं, ठीक है, वो इंफीरियर गुड्स जरूर हो। सभी ग्रिफिन गुड्स जो हैं वो इंफीरियर जरूर हैं, लेकिन सभी इंफीरियर गुड्स जो हैं वो ग्रिफिन नहीं होती। हम क्या बोल रहे हैं कि सभी ग्रिफिन गुड्स इंफीरियर गुड्स हैं, लेकिन सभी इंफीरियर गुड्स ग्रिफिन। तुम लोग का रीजनिंग में एक है ना, ये पढ़ा जाता है कि सभी गाय सांड हैं, सभी पक्षी ये। हाँ, तो इसमें ये क्या है सभी वाले हैं? ये बहुत ही इसमें ये अच्छा है। हाँ, वृत्त बनाया जाता है। ये है कि सभी पक्षी जो हैं कबूतर हैं, और सभी कबूतर क्या हैं? चिड़िया हैं। तो इसमें ABC ऑप्शन में दे देगा सभी चिड़िया पक्षी हैं कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, नन ऑफ दी एबव बोथ। देखिए आप लोगों को रीजनिंग से निकालना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, सभी जो ग्रिफिन गुड्स हैं वो इंफीरियर गुड्स हैं, लेकिन सभी इंफीरियर गुड्स जो हैं वो ग्रिफिन गुड्स नहीं हैं। जो लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज डिमांड विल डिक्रीज। यही तो है, अगर अन्य बातें सामान्य रहें तो किसी वस्तु की मांग, किसी वस्तु की प्राइस अगर बढ़ती है तो इसकी मांग क्या होगी, कम हो जाएगी। वाइस वर्सा भी होती है, इसका उल्टा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ग्रिफिन गुड्स के केस में नहीं काम करती। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ग्रिफिन गुड्स के केस में नहीं काम करती। क्यों नहीं काम करती? क्योंकि वो इतनी घटिया होती हैं कि, ठीक है, लोग उसको खरीदना नहीं पसंद करते। उनकी इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस देन 0, निगेटिव में होती है, ठीक है। अगर इनकम बढ़ेगी तो उसकी मांग और बढ़ जाएगी, जबकि इनकम बढ़ने से मांग बढ़नी चाहिए और इनकम बढ़ने से मांग। देखिए अभी 15 मिनट हमारे पास है। डालटा ये देखो, तुम लोग सोच ना करो, आदत बढ़ा देते। 15 मिनट है अभी, 15 मिनट है, इसको यूटिलाइज करना, ठीक है। तुम लोग अब लिखो बजट। आप लोग बजट पढ़िए। हेलो, आवाज आई? नहीं, वहाँ प्लग नहीं लगा हुआ सर, वहाँ प्लग नहीं हुआ। अरे वो उसी का है, तो उसी को भैया उसमें लगा दो। अरे ये गोल्ड का है, ये गोल्ड में ही लगा दिया आपने, उसमें लगा दो। निकालो, यही नहीं तो सुनाई कैसे देगा, आवाज कैसे आएगा? सर है इसमें शायद सुनाई पड़ता है।
कैमरा लेना चाहिए एक अच्छा। पूरा तो लेक्चर ऐसे रिकॉर्ड हो गया सर। हो गया, अभी माइक नहीं चल रहा है ना, माइक नहीं चल रहा है तो आवाज़ नहीं आएगी। सर लेकिन अगर ना लाइट आए तभी ये लोग अपना यहाँ पे काम करता है। हाँ हाँ, हम ये है कि घूम नहीं पाएंगे ज़्यादा। ठीक है, बजट के बारे में बताओ, और क्या है बजट? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, बजट के बारे में बताइए। आप लोगों को पता है कि एक पर्टिकुलर समय, ठीक, एक वित्तीय वर्ष मान लीजिए, वो एक वित्तीय वर्ष का अनुमानित लेखा जोखा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है इसमें कि ये पूरा बता दिया जाता है कि इस साल हमको इतनी इनकम प्राप्त होगी, जीडीपी ग्रोथ इतनी होगी, ठीक है, टैक्स कलेक्शन इतना होगा, ठीक है, उसके बारे में सब कुछ हमको पता है। तो बजट भी कई प्रकार का हो सकता है। बजट में क्या है, एक तरफ एक तो मान लिया, अच्छा, संतुलित बैलेंस बजट, बैलेंस बजट, संतुलित बजट। क्या है संतुलित बजट? हाँ, आय और हाँ, और दूसरा क्या हो गया? असंतुलित। और उसमें क्या होता है? असंतुलित में दो कंडीशन हैं। असंतुलित में क्या है? एक बैलेंस है और दूसरा अनबैलेंस। इसमें दो है, एक हो सकता है सरप्लस और दूसरा क्या है? एक क्या है? सरप्लस। यानी यहाँ पे क्या होगा? इनकम ज़्यादा हो किससे? एक्सपेंडिचर से। सरकार के पास इनकम ज़्यादा है और खर्चा कम कर रही, तो बजट कैसा होगा? सरप्लस। दूसरा होगा डेफिसिट। एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा है, इनकम क्या है? कम। तो ये क्या होगा? डेफिसिट। ये इसको बोलेंगे घाटे का बजट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? घाटे का बजट। और इसको क्या बोलेंगे? आधिक्य। ठीक है, दिख रहा? कुछ पूछना है क्या इसमें? अच्छा, और भी क्लासिफिकेशन है बजट का। हैं? भारी होते तो बहुत, ठीक है। अब बजट पढ़ने लगो तो बहुत बजट है। हैं? एक परफॉर्मेंस बजट होता है, तुम लोग नोट कर लीजिएगा, इसको पढ़ लेना, ठीक है। एक जीरो बजट होता है, ठीक है। ये सब क्या होता, हम तुम लोग थोड़ा सा हम लिखा दे रहे हैं, अपना देख लीजिएगा, ठीक। एक परफॉर्मेंस बजट होता है, नोट करो ये सारी चीज़ें, कल पढ़ के आइएगा। एक
एक होता है प्रोग्राम बजट। प्रोग्राम बजट, प्रोग्राम बजट क्या है? प्रोग्राम बजट, ठीक है। एक परफॉर्मेंस बजट। फिर क्या है? प्रोग्राम बजट, परफॉर्मेंस बजट, फिर प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस बजट। तीसरा क्या है? जीरो भी आ जाएंगे, जीरो में कहाँ तुम घूम रहे हो। तीसरा क्या है? प्रोग्राम चौथा क्या है? एग्जीक्यूटिव बजट, एग्जीक्यूटिव बजट। एग्जीक्यूटिव ये भी बंद हो गया तो किस्मत है खराब। एक है लेजिस्लेटिव बजट, लेजिस्लेटिव। एक है जीरो बजट, जीरो बजट के तो इसके बारे में हमको लग रहा है तुम लोग खुद से पढ़ो, ठीक है। और ये सब मिल जाएगा किताबों में। इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ डिस्कस करें, ये सब पढ़ाएंगे तो फिर बहुत समय लगेगा, ठीक है। ये होता क्या है, अब एक मिनट समय है। आगे कंटिन्यू रखें कि थक गए हो तो ये बंद कर दो।